तो चलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन को शुरू करते हैं। हम लोग को पता है कि इलेक्शन कमीशन किस भाग में है, जो संविधान के भाग 15 में, 15 से 13 और किस किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 329 मतलब आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। इसमें 324 पहले देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 324 को। इन 324 में बहुत सारा बात है, हर एक क्लॉज को समझेंगे, ठीक है। पहला क्लॉज जो समझते हैं 324 में क्या लिखा है। 324 एक में क्या लिखा है, 324 एक में यही लिखा है कि चुनाव आयोग जो है चुनाव का क्या करेगा, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है। भारत का चुनाव आयोग इसी में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। 324 एक में ही लिखा हुआ है चुनाव कराने के बारे में। 324 दो में क्या लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग का रचना क्या है, मतलब कितना उसका संख्या हो सकता है उसमें, और चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा। तो यहाँ पे दो बात है। देखो, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है, तो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के अंदर, संसद द्वारा मतलब नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति ही, लेकिन कैसे, तो जो संसद द्वारा विधि बनाया गया ना उसी कानून के अंदर करेगा, ये बात याद रखेंगे। और तीसरा जो चुनाव आयोग का रचना, तो इसके बारे में याद रखना है कि चुनाव आयोग का रचना भी है उस समय समय पे कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारण करता है कि उसमें एक संख्या होना चाहिए या चुनाव आयोग बहुदलीय होना चाहिए। जबकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद। लेकिन चुनाव आयोग में संख्या का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे नियुक्ति भी वही करता है, संख्या का निर्धारण भी वही करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और संख्या का निर्धारण संसद, तो याद रखेंगे। तीसरा है यहाँ पे कि तीसरा में है यहाँ पे अनुच्छेद 324(3) में कि चुनाव आयोग के कार्यकाल से संबंधित है और सेवा शर्तों से। तो चुनाव आयोग का कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित है, और इसमें यही इस हटाने का भी प्रोसेस अनुच्छेद 324(3) में ही दिया हुआ है। आपको पता ही है कि चुनाव आयोग को कैसे हटाया जाता है, तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और भी हम आगे देखेंगे 324(4) में ही है तुमको रीजनल इलेक्शन कमिश्नर यानी कि क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त के बारे में इसका प्रावधान 324(4) में ही दिया हुआ है। और प्लस पद मुक्त का भी बात इसी में दिया हुआ है। 324(25) में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव आयोग को क्या करेगा, कर्मचारी उपलब्ध कराएगा ताकि चुनाव अच्छे से हो सके। 324(6) में क्या है, तो 324(6) में है कि ऊपर जितना भी प्रावधान है इसमें अगर सुधार की ज़रूरत है, जो भी चीज़ अच्छा करना है उसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया तुमको 324 का हर एक बात, ठीक है। अब 324 पढ़ लिए। 325 में क्या है, तो याद रखेंगे मतदाता सूची वाला बात है ना, 325 में ही दिया हुआ है कि कैसे वोटर लिस्ट वाला बात। इसमें कहता है कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को धर्म यानी कि जाति, मूल वंश जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, जाति, लिंग के आधार पे, उम्र नहीं दिया यहाँ पे, उम्र की बात नहीं बोल रहा है, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। 325 में क्या दिया हुआ है, अब मतदाता सूची और किन किन आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता मतदाता सूची में, तो ये आधार पे दिया है, ठीक है। 326 में क्या है, तो वोट देने का अधिकार का बात इसी में है। वोटिंग राइट जो है हमारा क्या है, संवैधानिक अधिकार है। इसी बात से क्या करते हैं हम लोग, पता चलता है 326 से ही। तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। तो वयस्क मताधिकार वाला बात या वोटिंग राइट वाला बात ये सब किस में दिया हुआ है, 326 में ही दिया हुआ है, ठीक है। 25 में मतदाता सूची और 26 में क्या है, वयस्क मताधिकार। 327 में क्या है, तो 327 में है संसद को शक्ति देता है। भारत की संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में नियम आदि बना सकता है। अब परिसीमन के संदर्भ में भी संसद को शक्ति देती है। देखो,
सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि 327 क्या करता है, संसद को शक्ति देता है। 27 किसको शक्ति देगा, संसद को। किस बात में, तो दो बात में। एक तो संसद जो परिसीमन के संदर्भ में कानून बना सकता है, संसद जो है परिसीमन के संदर्भ में कानून बना सकता है। ये भी बात कौन बोलता है, 327 ही। और दूसरा ये बात बोलता है कि निर्वाचन प्रक्रिया पे नियंत्रण के लिए मतदाता सूची जो तैयार होता है ना, वोटर लिस्ट, उसके उसके नियम के लिए भी उसके उसके नियम के लिए भी कानून कौन बना सकता है, संसद। ठीक है, तो ये 327 में है। 328 में क्या है, तो 328 राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है, जैसे 327 संसद को दे रहा था। तो राज्य विधानमंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति, मतलब अगर बिहार है तो बिहार के अंदर चुनाव से संबंधित कोई नियम बनाना है राज्य विधानमंडल को, तो उसको शक्ति देगा 328। ठीक है। 329 क्या है, तो 329 है कि ये जो भी चुनाव संबंधित विषय है उसको न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 29 से 9 से 9 हस्तक्षेप, तो न्यायालय जो है जो भी चुनाव संबंधित विषय है, मामला है, उसमें क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, चुनाव से जब विवाद उत्पन्न होगा तो उसमें आप न्यायालय के पास जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, चुनाव संबंधित जो भी विषय है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। तो ये सारा आर्टिकल हमने देख लिया 324 से लेकर 329 तक। अब एक एक ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पे रोकता है, तो 329 9। फिर यहाँ पे बोल रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि, ये देखो ये वाला बात बोल रहा है, धर्म जाति लिंग इसके आधार पे किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए, यही बात बोल रहा है, मतदाता सूची वाला बात बोल रहा है। ये जो देख लिए ना कि मतदाता सूची में निर्वाचन नामावली, तो मतदाता सूची निर्वाचन नामावली में कौन सा वाला अनुच्छेद था, 325 या 26 से 325। ठीक है। राइट टू वोट किस में है, 325 में मतदाता सूची है, 326 में राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। ठीक है। अच्छा, चुनाव, ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है कि चुनाव का दीक्षण निर्देशन नियंत्रण चुनाव आयोग करेगा, तो 324 के पहला ही क्लॉज में लिखा हुआ था, तो 324। इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट सफरेज रिकॉग्नाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि किस में दिया हुआ वोट देने वाला अधिकार, तो 326 में। मतदाता सूची 325 में, चुनाव का दीक्षण निर्देशन नियंत्रण 324 में। 327 में संसद को शक्ति है कि वो मतदाता सूची और परिसीमन के संदर्भ में कानून बनाए। 328 में विधानमंडल को शक्ति है कि अपने राज्य के अंदर कानून बना सकता है चुनाव को लेकर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बता रहा है कि कब कैसे चुनाव आयोग का संरचना बदला। देखो पता है क्या है, चुनाव आयोग पहले एक ही सदस्य था। ठीक है ना। चुनाव आयोग 1950 से लेके 1989 तक एक ही सदस्य था, यानी कि संविधान में मूलतः क्या था, एक ही सदस्य ही था। ठीक है। लेकिन 1989 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसे चुनाव वोटर का संख्या बढ़ने लगा। इसी कारण क्या किया गया, इसी कारण भारत में पहली बार चुनाव आयोग को बहुदलीय बना दिया गया। कब, 1989 में। लेकिन ये जो बहुदलीय बनाया गया था 1989 में, पहली बार तारकुंडे समिति के आधार पर बनाया गया था। लेकिन फिर जो क्या हुआ, इसको एक दलीय ही बना दिया गया 1999 में। फिर 1990 में क्या किया गया, फिर बहुदलीय बना दिया गया। लेकिन फिर जो है 1993 में इसको पुनः बहुदलीय बना दिया गया, यानी कि 3 सदस्य बना दिया गया। ठीक है, पुनः बहुदलीय बना दिया गया 1993 में। 1993 में याद है क्या आया था, क्या है, 1992 में 1992 में जो तुमको पंचायत वाला अधिनियम आया था, तो उसी के 1 साल बाद। ठीक है, तो पुनः चुनाव आयोग क्या हो गया, बहुदलीय हो गया। और उस समय से लेकर आज तक क्या है, चुनाव आयोग तो बहुदलीय है। तो एक बात याद रखेंगे
कि 1993 में जो बहुदलीय बना ना, वो किसके समिति की सिफारिश के आधार पे, तो दिनेश गोस्वामी समिति के आधार पे। और 1989 में जब पहली बार बहुदलीय बना था तो वो तारकुंडे समिति के आधार पे। ठीक है, तो ये कहानी याद होना चाहिए। कैसे, तो 1980 सॉरी, ये कहानी याद होना चाहिए। 1950, फिर उसके बाद कब पहली 1950 से तो एक सदस्य ही था। कब पहली बार बना तुमको बहुदलीय, तो 1989 में। किसके सिफारिश पे, तो तारकुंडे समिति के सिफारिश पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, चुनाव आयोग फिर 1990 में क्या हो गया, एक दलीय हो गया। लेकिन फिर 1993 में चुनाव आयोग क्या हो गया, तब से लेके 1993 से लेके अब तक क्या चुनाव आयोग बहुदलीय 3 सदस्य है। और किसके सिफारिश पे बना है ये 1993 में बहुदलीय, तो दिनेश गोस्वामी की समिति पे। ठीक है, इसके सिफारिश पे ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर है कि निर्वाचन आयोग 324 को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हम बताएं कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रहता है, ठीक है, और बाकी अभी तो हम लोग को दिखाई पड़ता है कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो यहाँ पे देखो, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गई तो है, लेकिन यहाँ पे अन्य निर्वाचन आयुक्त में 2 रहेगा कि 3 रहेगा कि 4 रहेगा कि 5 रहेगा कि 1 रहेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना, लेकिन कैसे करेगा, ठीक है ना, तो संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन करेगा। मतलब संख्या का निर्धारण करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन जो विधि बनाएगा, लेकिन कैसे, जो पार्लियामेंट लॉ बनाया होगा उसी के हिसाब से करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यही आते हैं अनुच्छेद 124, जब हम सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ भी एक मुख्य न्यायाधीश रहता है, बाकी अन्य न्यायाधीश रहता है। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीश का संख्या का निर्धारण वहाँ पे कौन करता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, वहाँ पे संसद खुद विधि बनाकर कर देता है। ठीक है, वहाँ पे कोई राष्ट्रपति या सीजीआई सब का रोल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया भाई ये टॉपिक कि आपका जो कौन किसका चुनाव कराता है, आपका चुनाव आयोग किसका कराता है और किसका नहीं। ठीक है ना, ये देखो, भारत के निर्वाचन आयुक्त, यस, मतलब किसका किसका कराता है, 324 में किसके किसके चुनाव कराने का प्रावधान है, 324 के 1 में। तो केंद्र में ये तो लोकसभा और राज्यसभा के कराता है, और राज्य में ये विधानसभा विधान परिषद का कराता है, मतलब राज्य में भी कराता है। और दादा लोग का कराता है केंद्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। लेकिन किसका नहीं कराता है, तो ये स्थानीय निकाय का चुनाव या पंचायत का चुनाव या नगर निगम का चुनाव, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और इसका प्रावधान किस में है, आर्टिकल 243 के आर्टिकल 243 जेड ए, इसमें दिया हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। इसी के अनुसार स्थानीय निकाय का चुनाव होता है। अब जो बच गया इसका चुनाव, यहाँ पे देखो, जैसे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सभापति, उपराष्ट्रपति नहीं। अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा अध्यक्ष में एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है ना, तो ई लोग का चुनाव कैसे होता है, तो ई लोग का चुनाव ना ही जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है और न ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये लोग अपने आप में, जो यहाँ बैठा हुआ है संसद का लोग, अपने आप में बैठ के अपने आप चुन लेता है ये लोग। तो ये लोग का चुनाव अपने आप राष्ट्रपति क्या करेगा, डेट अनाउंसमेंट करेगा और अपने आप में चूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना चाहिए, इधर वाला सारा का चुनाव कराएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये वाला पूरा चुनाव का कराएगा कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। और ये वाला जो बच गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति, ये लोग अपने आप में से चुन लिया जाता है। इसका चुनाव ना ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, ना ही राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग अब भारत के निर्वाचन आयोग, दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो एक तरफ लिखा हुआ है भारत का निर्वाचन आयोग और एक तरफ लिखा हुआ है केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग। एक तरफ लिखा भारत का निर्वाचन आयोग, एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग किस किस अनुच्छेद में, 324, और भाग कितना है, 15।
अब 324 से लेकर 329 तक में इसका उल्लेख है। इसका किस में उल्लेख है? तो इसका भाग 11 में उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? तो 243 के और 243 के अब प्लस यहाँ पे लिख दो आर्टिकल 243 जेड ए। ठीक है ना। आपको याद रखना कि ये भारत निर्वाचन आयोग तो मूल संविधान में था ही, पहले ही से था, लेकिन ये जो है बाद में न जोड़ा गया है इसको, इस अनुच्छेद को। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में हमारे संविधान में जगह मिला है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो हम दिखाई दिए हैं कि 1993 से ये क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश के आधार पे ये 3 है। एक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि आयस्क की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये शुरू से एक ही सदस्य है, मतलब इसमें एक ही सदस्य है, शुरू से क्या है? एक ही सदस्य है, इसमें एक ही सदस्य आयोग है इसमें। जबकि यहाँ पर क्या है? 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ही सदस्य आयोग। ये VBI ये बात याद रखेंगे। ठीक है ना। तो राज्य यहाँ पर लिखा हुआ भी राज्य निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्य आयोग ही है। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि एक सेकंड थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, जो आपका 324 के अनुसार जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। इसका नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करता है। योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। संख्या का निर्धारण करेगा कौन करता है? तो संख्या राष्ट्रपति ही करता है, संख्या का निर्धारण भी, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन। तो इसमें सब चीज़ गठन, नियुक्ति, योग्यता, राष्ट्रपति हटाएगा भी कौन, अभी बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन यह सब बात करता है, लेकिन ये सब बात संविधान के प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, किंतु निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि निर्वाचन आयोग जब चाहेगा उसको हटा देगा। ठीक है। और जबकि स्टेट निर्वाचन आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग उसका गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो राज्यपाल। तो वहाँ पे सब राज्यपाल का चलता है। लेकिन यहाँ पर भी यही बात लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। अब हटाने का प्रोसेस, तो देखो इसमें हटाने का प्रोसेस दिया हुआ है किस में? अनुच्छेद 324 3 में दिया हुआ है, 4 या 3 में दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हटाने का प्रोसेस, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने का प्रोसेस अलग है और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रोसेस अलग है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको किस आधार पर हटा सकते हैं? संविधान के अतिक्रमण नहीं, कदाचार और असक्षमता के आधार पे, मतलब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, उसको जो है असक्षमता, मतलब उसको काम करने में वो सक्षम नहीं हो, इस आधार पे हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयोग को। तो मुख्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? जिस तरीके से हाँ, इसको हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम लोग हटाते हैं, उसी तरीके से संसद जो है दोनों सदनों से क्या करेगा? संसद जो है दोनों सदनों से बहुमत पास होना चाहिए, दोनों सदनों से संसद का बहुमत पास होना चाहिए, उस तरीके से ही हटेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयोग को, तो अन्य निर्वाचन आयोग को कैसे हटाया जाएगा? तो पहली बात याद रखेंगे, अन्य निर्वाचन आयोग जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा नहीं हटाया जाता जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा रहा है। तो अन्य निर्वाचन आयोग को जो है ये कैसे हटाएंगे? तो ये जो है ना, अन्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन कब कब हटाएगा? जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना ये सिफारिश करे, तो इसके सिफारिश पे जो है राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटा देगा। मतलब अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में संसद का कोई रोल है क्या? तो संसद का कोई रोल नहीं है अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में। क्या जो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटा रहे हैं तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हटा रहे हैं क्या? नहीं, इसको भी इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के प्रक्रिया वाला का भी कोई इसका समानता नहीं अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो इसको कैसे हटाएंगे? तो जिससे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, इसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट को न्यायाधीश के समान ही वहाँ का जो है
विधानमंडल वह कानून वहाँ पे विधानमंडल जो है वह बहुमत से पारित करेगा प्रस्ताव, और उसी हिसाब से क्या करेगा, आपका राज्यपाल फिर हटा देगा। तो याद रखना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, और यहाँ पे निर्वाचन आयोग में ना ही सुप्रीम कोर्ट है ना ही हाई कोर्ट है, बस मुख्य निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को तो हट जाएगा। ठीक है। टेन्योर, इसका टेन्योर कितना है, तो देखो इसका टेन्योर कितना है, इसका टेन्योर है निर्वाचन आयुक्त का या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का केंद्र में 6 ईयर्स या 65 साल, 6 ईयर्स या 65 साल। कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे भी चुनाव तो 5 साल बाद होता है तो इसको 1 साल ज़्यादा मिलेगा, तो 6 ईयर्स या 65 साल। और इसमें क्या है, 5 ईयर या 65 साल, 5 ईयर या 65 साल, 5 ईयर या सुप्रीम कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट का भी क्या होता है जजेस का कार्यकाल, तो 65 साल ही होता है, 6 ईयर्स या 65 साल, 6 ईयर या फिर 65 साल। तो याद रहेगा ये सब बात। हाई कोर्ट का कितना होता है, 62 साल हाई कोर्ट के। तो ये हो गया। ठीक है, बस टेन्योर में याद रखना, इधर क्या है 6 65, राज्य वाले में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 5 65। ठीक है, 5 65 है। और यहाँ पर है, अब यहाँ पे देखो चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य के बारे में बताया जा रहा है। तो चुनाव आयोग क्या है, इसके प्रशासनिक शक्ति भी इसके पास, सलाहकारी शक्ति भी है और अर्ध न्यायिक शक्ति भी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, ये तीनों प्रकार का शक्ति है। ठीक है। अब प्रशासनिक शक्ति किस किस प्रकार का है इसके पास, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास, तो ये संसद के परिसीमन के आधार पर, परिसीमन अधिनियम के आधार पर परिसीमन आयोग की सहायता से पूरे देश में चुनाव का परिसीमन करना। मतलब कि संसद जो परिसीमन अधिनियम बनाएगा, है ना, संसद को परिसीमन के बारे में अधिनियम बनाने का अधिकार 327, तो उसी परिसीमन जो बनाएगा, संसद अधिनियम बनाएगा, तो उसी के आधार पे क्या करेगा निर्वाचन आयोग, परिसीमन करेगा। ठीक है। फिर मतदाता सूची तैयार करना, ये भी है इसका अधिकार। ठीक है ना, मतदाता सूची तैयार करना। फिर से चुनाव का तारीख मतलब बताना किस कब चुनाव होगा, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का। राजनीतिक दल को मान्यता देगा ये, आचार संहिता का निर्धारण करेगा, राजनीतिक विवादों का निर्णय करेगा। देखो राजनीतिक विवादों का निर्णय करेगा जरूर चुनाव आयोग, लेकिन चुनावी विवाद अगर शब्द आ जाए, चुनावी विवाद का अगर मामला अगर कहाँ पे जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, कि राजनीतिक विवाद हो गया आपस में, तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो चुनाव आयोग। ठीक है। अब क्वासी जुडिशियल, अब ये क्वासी जुडिशियल मतलब कि इसको थोड़ा सा सज़ा देने का भी शक्ति है। ठीक है। प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय की सीमा की निर्धारित करना और उसकी निगरानी भी करना। चुनावी व्यय के देने असमर्थ उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करना, मतलब कोई उम्मीदवार है और वो चुनावी व्यय को नहीं दे पा रहा है, तो उसको चुनाव आयोग क्या कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, कि चुनाव में कितना खर्च हुआ इसको नहीं दे पाएगा तो अयोग्य घोषित करेगा। अब सलाहकारी निकाय भी है, मतलब एडवाइजरी भी निकाय भी है मुख्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है ना। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग घोषित करना। मतलब देखो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ना 1991 वाला, इसमें भी सांसद के डिसक्वालिफिकेशन का बहुत सारा आधार है कि किसी को जेल हो गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है ना। तो इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी एमपी या एमएलए क्या हो रहा है, डिसक्वालीफाई हो रहा है, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, उस समय राष्ट्रपति को सलाह देगा, और इस सलाह के आधार पे वो मेंबर क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर राज्य में है तो इस अधिनियम के अनुसार विधायकों को वहाँ का चुनाव आयोग सलाह देगा और राज्यपाल इसको क्या कर सकता है, सॉरी, यही चुनाव आयोग ही सलाह देगा और राज्यपाल
को सलाह देगा और राज्यपाल फिर क्या कर सकता है, आयोग घोषित कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो एक और भी तो है, दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची। तो दल बदल अधिनियम के आधार पे अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो वहाँ पे चुनाव आयोग का या राष्ट्रपति का भूमिका नहीं होता है, वहाँ पे किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का या सभापति का भूमिका होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम के आधार पे क्या होगा कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा और राष्ट्रपति इसको हटा देगा। ठीक है, उसी तरीके से राज्यपाल को सलाह देगा तो राज्यपाल हटा देगा। अब यहाँ पे देखो, अब और भी जगह चुनाव आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाहकार देता है, तो सलाहकारी भूमिका और भी है। देखो 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 साल से आगे बढ़ाई जा सकती है। कब, यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमको कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा है 356 के अनुसार, इसका अवधि 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसमें चुनाव आयोग को प्रमाणित करना होगा कि यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकता, तभी इसका कार्यकाल 1 साल से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेकिन चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश नहीं कर सकता है। देखो, भल ये प्रमाणित कर देगा तो उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा राष्ट्रपति शासन का, लेकिन कभी चुनाव आयोग जो है यह सिफारिश नहीं कर सकता है राष्ट्रपति से कि आप इस जगह पे क्या कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है इस दोनों में लफड़ा फंस जाता है, मेन इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्त में। तो देखो इस दोनों में क्या क्या सेम है, केंद्र का बात कर रहे हैं क्योंकि राज्य में तो एक दलीय ही चुनाव आयोग है, तो केंद्र में बात कर रहे हैं। दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या समानता है, तो देखो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इस दोनों का वेतन समान है, दोनों को सेम सैलरी मिलेगा, कार्यकाल समान है, दोनों का टेन्योर समान है, 6 ईयर 65 साल। ठीक है ना, 6 ईयर या फिर 65 साल। दोनों का अधिकार भी समान है, दोनों को पावर या डिसीजन लेने का शक्ति भी समान है। ठीक है ना, सब चीज़ समान है, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ का अलग है। दोनों में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है, हटाने का प्रोसेस, हटाने का तरीका। ठीक है ना, हटाने का तरीका, और दोनों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, हटाने का तरीका का ही अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसको तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार हटाते हैं, और भी हटाएगा कौन, संसद हटाएगा, जब 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाए। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस दोनों में ये सब वाला बात सेम है, बस अंतर किसका है, हटाने का प्रोसेस का। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयोग, सॉरी सीजीआई, भारत के जो सीजीआई है और मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सीजीआई से ही मुख्य चुनाव आयुक्त का तुलना करते हैं, सिमिलरिटी बैठाते हैं। कभी तुमको स्टेटमेंट आ जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को यूपीएससी आयोग के अनुसार या फिर मानवाधिकार आयोग के अनुसार या हाई कोर्ट के अनुसार वेतन मिलता, या फिर जो तुमको उसके अनुसार शक्ति मिलता है या उसके अनुसार ही हटाते थे, नहीं, गलती है। जब भी कंपैरिजन होगा आपका चुनाव आयोग का तो वो सीजीआई के साथ ही होगा। ठीक है ना, क्या है सिमिलरिटी है दोनों में, तो दोनों का सैलरी सेम है, वेतन दोनों का सेम है, मुख्य चुनाव आयोग का भी या चुनाव आयोग का भी और सीजीआई का भी, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का भी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के समान। हटाने का प्रक्रिया भी सेम है दोनों का। ठीक है, तो सैलरी भी सेम है, हटाने का प्रक्रिया भी सेम है, यहाँ तक कि कार्यकाल भी सेम है, 6 साल या फिर 65 ईयर, सब चीज़ सेम है, बस अधिकार अलग अलग है। ठीक है,
अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी ऑब्टेन एन ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है अगर आप यहाँ पे कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि राष्ट्रपति जो है उसको हटा रहा है, तो किसके सलाह पे हटाता है ये, तो ये चुनाव आयोग की सलाह पे हटाएगा। कैसे, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उसमें यही बात लिखा है कि अगर कोई पार्लियामेंट में डिसक्वालिफिकेशन चीज़ पाया जाएगा तो उसमें चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति उस मेंबर को क्या करेगा, हटा देगा। और राज्य में राज्यपाल इसकी सलाह पर क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट में ऑब्टेन फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रेसिडेंट है वह समय समय पर क्या करता है, वह फिक्स करता है इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग में एक आदमी होना चाहिए कि 3 आदमी होना चाहिए। तो ये संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो इस संख्या का निर्धारण तो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन कैसे, संसद द्वारा बनाया गया विधि के अधीन। तो यहाँ पे यही लिखा है निर्वाचन आयोग की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है मगर संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन। और ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 324(2) में लिखा हुआ है। ठीक है, एनडीए सीडीएस का क्वेश्चन था ये। फिर से यहाँ पे जो है, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी मेड अ रिकमेंडेशन दैट द इलेक्शन कमीशन शुड बी एन 3 मेंबर। कौन सा कमेटी बोला कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है 3 मेंबर होना चाहिए। तो देखो इसको याद रखो, 2 समिति बोला था कि 3 मेंबर होना चाहिए। 1989 में पहली बार कौन बोला था, जब बहु सदस्य बना तो तारकुंडे समिति इसके सिफारिश पे। लेकिन 1993 से जो वर्तमान में देखते हैं वो किस समिति की सिफारिश पे बना था, तो दिनेश गोस्वामी समिति। तो यहाँ पे दिनेश गोस्वामी नहीं लिखा हुआ तो तारकुंडे मारेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का समान अधिकार है। बात सही है, परंतु वेतन में असमानता है, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। उन दोनों को वेतन भी सेम मिलता है, अधिकार भी सेम है, कार्यकाल भी सेम है, बस हटाने का प्रोसेस जो है वो अलग है, नियुक्ति भी सेम है। फिर यहाँ पे ये प्रोसेस, ये स्टेटमेंट देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। यहाँ ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उसको सैलरी मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, उसका कार्यकाल भी उतना ही रहेगा और उसको हटाने का प्रोसेस भी सेम होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, अन्य चुनाव आयुक्त नहीं। फिर से तीसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके या कानून के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। सही बात है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने का एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है कि आप उसको क्या कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके समान, उसके जैसा हटा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबंधित स्वशाक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब बोला कि चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं। देखो नियुक्ति दोनों का कौन करता है, चुनाव आयुक्त हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो, दोनों का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो अपना जो त्यागपत्र भी है किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। कैसे, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रोसेस किसके द्वारा है, तो इसमें अगर एक से अधिक होगा तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। देखो कैसे, संसद द्वारा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर तो हटाया जा सकता ही है, इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन फाइनली यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। तो इसका बी डी दोनों सही है। अब यहाँ पे देखो, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति कौन करता है। देखो चुनाव नहीं हो पाएगा, अगर ये प्रमाणित कर दे तो ये आपातकाल का समय बढ़ सकता है, लेकिन इस आधार पर चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। इसको चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कहने का कि आप आपातकाल लगवा दीजिए।
ठीक है। ये आपातकाल नहीं लगवा सकता, उसका समय बढ़वा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है। आर्टिकल 243 के ये है तुमको ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित। आर्टिकल 243ZA ये है तुमको नगर पालिका के चुनाव से संबंधित। आर्टिकल 324(1) ये संबंधित था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर से तुमको विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। कि ये स्टेटमेंट पढ़ो, निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना दोनों ही काम निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये गलत है। जो निर्वाचन आयोग है वो आपको चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन अधिसूचना जारी करने की नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव कराने की सिफारिश कर रहा है, लेकिन जो अधिसूचना जारी है ना, यह राज्य में राज्यपाल का काम है और केंद्र में राष्ट्रपति का काम है। VVI पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत है। मतलब भारत में कौन कौन सा निर्वाचन प्रणाली चलता है। तब पहले चलता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, हाँ चलता है। यही तो हम लोग देते हैं लोकसभा में, या फिर बिहार में इलेक्शन होता है तो ये वाला प्रोसेस चलता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ये भी चलता है। और ये कब होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, या फिर तुमको राष्ट्रपति के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में तो ये चलता है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, जो ये भी लग रहा है कि ये भी चलता होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची प्रणाली, तो याद रखेंगे सूची प्रणाली नहीं चलता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चलता है, तो ये नहीं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान प्रणाली, तो ये भी नहीं चलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देगा, तो 2 आदमी दे सकता है। अगर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 के आधार पे पूछे तो चुनाव आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति देगा, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे दल बदल के आधार पे, तो 10वीं अनुसूची के दल बदल आधार पे, तो उस समय देता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही बात लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद के सदनों के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निहरता का उल्लेख है। सही बात है। 102 अनुच्छेद में उसमें क्या दिया हुआ है कि आप किस तरीके से, 102 के 1 में, कि आप किस तरीके से चुने जाते हैं, आप किस तरीके से डिस्क्वालीफाई होते हैं, ये बात उल्लेख है। इसके संदर्भ में जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 103 में सांसदों की, अब वही 103 में लिखा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वह राष्ट्रपति निर्णय करेगा निर्वाचन आयोग के सलाह के अनुसार। यही बात लिखा है। मतलब देखो 102 में लिखा है कि आप किस तरीके से चुनाव कराएंगे, 102(1) में किस तरीके से आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, इसका सूची दिया है। और 103 में यह प्रोसेस दिया है कि जो प्रेसिडेंट है वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि, देखिए वही बात हम बता रहे थे, जबकि दल बदल के आधार पे बोले या 10वीं अनुसूची के आधार पे बोले, इस पे अगर इस आधार पे कोई सांसद डिस्क्वालीफाई होगा, अयोग्य होगा, तो उसका निर्धारण कौन करेगा, सभापति या फिर अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रत्येक उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाएगी अगर उसको कुल वैध मतों का कितना नहीं पड़े, 1/6, न्यूनतम 1/6 वोट पड़ना ही चाहिए। ऑप्शन में फंसाएगा 1/2, 1/10, ये नहीं, न्यूनतम कभी किसी भी उम्मीदवार को 1/6 वोट पड़ना ही चाहिए, नहीं तो उसका जमानत राशि क्या होगा, जब न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने वाले चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित करेगा।
तो देखो, अगर कोई अपराधी घोषित है तो इसका प्रावधान कहाँ पर है? इसका प्रावधान है जनप्रतिनिधि अधिनियम में। कहाँ पर है? जनप्रतिनिधि अधिनियम में। ठीक है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए चुनाव लड़ने का ये घोषित करने का निर्णय दिया गया है। अच्छा, इसका डी मान लो। ठीक है। डी, जनप्रतिनिधि अधिनियम तो संसद ही बनाया है ना, इसका डी आंसर होगा। ये स्पेशल क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट याद रखें कि अगर न्यायालय किसी को अपराधी घोषित कर दिया है तो वहाँ पे जो है अयोग्य घोषित करने का निर्णय कौन देगा? तो संसद। ठीक है। भारत में मताधिकार या निर्वासित होने का अधिकार क्या है? ये पूछता बहुत बार। तो मूल अधिकार नहीं है, पहली बात। नैसर्गिक भी नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक मानना, विधिक नहीं, संवैधानिक अधिकार है। अरे, वोट डालने का राइट किस में है? आर्टिकल 326 में है ना, तो ये संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है, आपको याद है कि शुरुआत में जब चुनाव हो रहा था तो 21 साल उम्र था, लेकिन आपको 61वां संविधान संशोधन, हाँ, 1989 में आपका जो उम्र घटा के कितना कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के अनुसार? 18 साल। ठीक है, 1989 में। अब जब 1989 में किया गया 18 साल पहली बार, तो कौन सा वो लोकसभा चल रहा था? तो 9वीं लोकसभा। तो यही बात है, 9वीं लोकसभा में ये सिस्टम आया था। 1989 में 18 साल जो है 9वीं लोकसभा में आया था, 9वीं लोकसभा सिस्टम में। अभी ये तो है, कब आया था? 18 साल उम्र कब किया गया पहली बार चुनाव देने का? तो 1989। किस लोकसभा में? तो 9वीं लोकसभा। अच्छा, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो एक दिनेश गोस्वामी समिति आपको हम पढ़ाए हैं कि बहुदलीय बना दिया था 1993 में। उसके बाद जो दिनेश गोस्वामी समिति जो लोकसभा में चुनाव होता है ना, तो उसमें सरकारी निधि यानी कि सरकारी खर्चा जो होता है उससे भी संबंधित है ये। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो, दिनेश सिंह जो हम लोग के बगल में तो बहुत पैसा वाला है, तो पैसा वाला बात करता है ये, सरकारी निधि, तो इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। सही बात है, जो आपको हमेशा याद रखना है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, एकल संकरीय मत द्वारा, ये वाला सिस्टम जो चुनाव का, तो इसमें अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व की समस्या का हल करता है ये। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न भी सही है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निर्जातीयता, लिंग, हित विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह का यथोचित प्रतिनिधित्व सुलभ बनाती है। मतलब कि ये जो सिस्टम है, तो इसमें जो अल्पसंख्यक है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया से हो पाता है। ठीक है ना। यहाँ पे बोला निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग कब बनाया गया? तो देखो, कब बनाया गया तो हम बताए थे इसका कहानी। एक सबसे पहली बार बनाया गया था 1989 में। अब फिर कब बनाया गया था इसको? तो 1993 में। तो जो ऑप्शन दिया रहा है तो यहाँ पे ये दिया है। ये बना था तुमको तारकुंडे समिति के सिफारिश पे, और ये बना था तुमको दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पे। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहला इलेक्शन कमिश्नर थे। अब उसे भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो रमा देवी है। कौन है? रमा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी
1950 को ही ये निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ। आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, लेकिन 1950 से हम लोग ये डे मनाना स्टार्ट नहीं कर दिए। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ कि कब से मनाना स्टार्ट किए थे। 2011 शुभ शुभ 2011 से हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मना रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे परिसीमन के बारे में है। ठीक है, परिसीमन के बारे में, परिसीमन आयोग। देखो, परिसीमन आयोग का काम क्या है? तो परिसीमन करना। किसका किसका परिसीमन करता है? तो एक राज्य विधानसभा और लोकसभा का, मतलब लोकसभा क्षेत्र है या राज्य विधानसभा, इसी का परिसीमन करेगा। तो क्या सर ये राज्यसभा का परिसीमन क्षेत्र नहीं करता? नहीं। क्या सर ये राज्य विधान परिषद का परिसीमन करता है क्या उसके क्षेत्रों का? तो नहीं, बस लोकसभा और राज्य विधानसभा। दूसरा बात है, परिसीमन आयोग की चर्चा कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 82 यानी कि आर्टिकल 82 में इसकी चर्चा की गई है। दूसरी बात है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो आपका प्रेसिडेंट है वो परिसीमन आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। ये बात लिखा हुआ है। गठन कौन करता है परिसीमन आयोग का? तो राष्ट्रपति, यही बात लिखा है। ठीक है, और परिसीमन के ऊपर अधिनियम कौन बनाता है? तो परिसीमन के ऊपर अधिनियम बनाने का अधिकार है। प्रत्येक जनगणना के बाद पहले परिसीमन अधिनियम आएगा। तो अधिनियम बनाएगा कौन? तो अधिनियम बनाएगा संसद। आपको पता है ना, आर्टिकल 327 में ही है संसद को परिसीमन आयोग के लिए परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है। हाँ, अजब की राज्यों में कब है? अनुच्छेद 170 के अनुसार है। दूसरा, परिसीमन आयोग का एक और काम है SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण करना। ठीक है, अच्छा, परिसीमन आयोग की संरचना क्या है? तब बता ही दिए कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा प्रत्येक जनगणना के बाद। परिसीमन आयोग का चर्चा कहाँ पे? तो अनुच्छेद 82 में। अध्यक्ष कौन है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो यहीं पे फंसाएगा। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग रहता है? नहीं। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? रुकिए एक बार और हम गूगल भी करते हैं। उसको छोड़ो, चलो यहाँ पे आओ, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग का आपको अध्यक्ष पूछे कौन है, तो बोलना सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जजेस होता है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। आपको यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त दे सकता ऑप्शन में, तो वो नहीं, यही रहता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का उसमें वो तो अध्यक्ष है, लेकिन और मेंबर लोग भी होता है पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन होता है? तो वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर उसके द्वारा नामित कोई भी चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब फिर से जितना भी राज्य सब है, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, तो उस राज्य से संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो ये पदेन सदस्य होगा। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड न्यायाधीश है वही होगा। सहयोगी सदस्य कौन रहता है परिसीमन में? तो सहयोगी सदस्य रहेगा प्रत्येक राज्य के 10 सदस्य, प्रत्येक राज्य का 10 सदस्य, जिसमें 5 लोकसभा सदस्य रहेंगे और 5 राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। तो इतना लोग परिसीमन आयोग का मिल के क्या बनाता है? संरचना तैयार करता है। परिसीमन आयोग का काम क्या है? तो परिसीमन आयोग का काम क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, ये तो हम बता ही दिए कि हाँ, इसके बाद जो है शिवहर निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसके बाद मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसके बाद कटिहार निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसके बाद पटना निर्वाचन क्षेत्र है। ये सब काम करना। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन का पुनर्गठन करना। अब ये पहले से निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन इसको फिर से बड़ा कर देना कि नहीं, अब से पटना वाला निर्वाचन क्षेत्र इतना बड़ा रहेगा जनसंख्या के आधार पे। तो ये सब पुनर्गठन का भी काम करता है और निर्धारण का भी काम करता है निर्वाचन क्षेत्रों का। ठीक है, अब फिर से जो SC है या ST है, SC ST के लिए
मतलब ये जो है SC/ST के लिए सीटों का क्या करता है, आरक्षित सीटों का पहचान करना। मतलब जैसे कि पटना निर्वाचन क्षेत्र है तो यहाँ पे कौन सा वाला सीट SC/ST के लिए दिया जाए, यहाँ पे कौन सा वाला दिया जाए SC/ST के लिए, वो सब क्या करना, पहचान करना का है। पानी लगल तो ये हो गया, ठीक है। तो कहाँ पर SC/ST मान लो ये है शिवहर वाला, तो यहाँ शिवहर में कौन सा सीट SC/ST के लिए आरक्षित किया जाए, तो इसकी पहचान भी कौन करता है, यही परिसीमन आयोग। फिर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण यदि आवश्यक हो, फिर महिला के लिए भी मान लो महिला सीट भी रिजर्व होता है, तो पटना में ही ये जो महिला का कौन सा सीट आरक्षित किया जाए, ये कि ये इसकी पहचान भी कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग, ये परिसीमन आयोग। तो ये चार काम है परिसीमन आयोग का। एक तो परिसीमन करना निर्वाचन क्षेत्रों का, SC/ST सीटों का पहचान करना, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना, ठीक है। और जो विशेषता क्या है परिसीमन आयोग का, तो परिसीमन आयोग का और भी विशेषता है, आयोग का निर्णय अंतिम है। परिसीमन आयोग जो निर्णय दे दिया वो अंतिम है, इसको किसी भी न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये जो बोल देगा कि हाँ ये सीट SC के लिए है तो ये SC के लिए, ST के लिए तो ST के लिए, महिला के लिए रिजर्व होगा तो महिला के लिए रिजर्व होगा, ये इतना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होगा तो इतना ही बड़ा होगा, इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। आयोग के निर्णय संसद या राज्य विधान सभाओं द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते। सही बात है। अब जब न्यायालय में ही नहीं चुनौती दिया जा सकता इसके निर्णय को, तो संसद या राज्य विधानसभा कैसे इसके निर्णय को क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। आयोग अपने कार्य के लिए कार्यकारी शक्ति रखता है, यही बात बोल रहा है, ठीक है। और क्या बताए थे निर्वाचन परिसीमन आयोग के बारे में, परिसीमन आयोग के बारे में और हम बताए थे कि इसका नियुक्ति पूछे परिसीमन आयोग की या फिर गठन पूछे तो कौन करता है, राष्ट्रपति। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 82 में। और निर्वाचन के लिए ये परिसीमन अधिनियम कौन बनाता है, परिसीमन अधिनियम तो ये संसद बनाता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 327, ठीक है। अच्छा अभी तक चलो ये सवाल पूछता है कि अभी तक कितने बार परिसीमन आयोग या परिसीमन अधिनियम बन चुका है, तो अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, तो 4। क्या है, 4, 5 नहीं, तो आंसर क्या होगा 4। कैसे याद रखेंगे, परिसीमन पनीर, परिसीमन से पनीर, तो पनीर का क्या डाले, अचार डाले, तो इसे तो पहला अधिनियम बना होगा तो 1952, परिसीमन अधिनियम संसद बनाया 1952, 1962, 1972, 2002। और आयोग का गठन कब कब हुआ राष्ट्रपति द्वारा, तो 1952, 1963, 1973, 2002। तो कब कब हुआ और कितनी बार वो याद रखना है। फिर से पूछ रहे हैं आपसे, पूछे पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, तो बोलना 1952। फिर कब हुआ, तो 1963। फिर कब हुआ, तो 1973। आखिरी बार अभी कब हुआ था परिसीमन आयोग का गठन, तो 2002। तो ये 4 बार गठन हुआ परिसीमन आयोग का, 52, 63, 73, 2002। याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा परिसीमन आयोग आपका, ठीक है। अब यहाँ पर है यहाँ पे 2 बातें याद रखो, जो परिसीमन करना, ठीक है ना, परिसीमन आयोग जो परिसीमन करता है तो वो जनसंख्या के आधार पर ही करता है। और जनसंख्या के आधार पर 2 चीज़ करता है, एक तो होता है कि जो SC/ST हो गया या महिला हो गया उसके लिए सीटों के आरक्षण की पहचान करता है, और एक जो है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करता है। ये 2 काम है। तो सीटों का जो निर्धारण करता है निर्वाचन आयोग, ये परिसीमन आयोग, वो आप पूछता है किस साल की जनसंख्या के आधार पर करता है, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर करता है। और यही जो है आधार 2 सीटों का आरक्षण का जो आधार है 1971 का जनसंख्या, इसको 2026 तक के लिए
फिक्स कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है वो किस आधार पर करता है? तो 2001 की जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, 2001 की जनसंख्या के आधार पे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि निर्वाचन क्षेत्रों का अभी जो वर्तमान परिसीमन है वह परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत हुआ है। लास्ट बार उसी बार अधिनियम आयोग का गठन हुआ था। और ये जनसंख्या क्या है? तो 2001 की जनसंख्या के आधार पे। तो दो चीज़ अब यहाँ पे आपको याद रखना है। ऐसे ट्रिक ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ। सी एस नहीं, ये ट्रिक जो है SC। एस मतलब क्या है? सीटों का आरक्षण, सीट आरक्षण। सी मतलब क्या है? क्षेत्र। सी से क्या समझ जाओ? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ठीक है। तो सीटों का जो आरक्षण किया है वह किस जनसंख्या के आधार पे किया है? तो 1971 के जनसंख्या के आधार पे। और ये क्षेत्र का निर्धारण 2000 बताओ 1 की जनसंख्या के आधार पे। और 1971 के आधार पे सीटों का आरक्षण कर दिया है कब तक के लिए? तो 2026 तक के लिए। और ये जो काम हुआ किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और आपसे सवाल पूछे कि अभी जो निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन है किस जनसंख्या के आधार पर है? तो 2001 की जनसंख्या के आधार पे। और आपसे अगर पूछ दे कि अभी जो है निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण है SC/ST का या फिर महिलाओं का, तो किस जनसंख्या के आधार पे है? तो ये 1971 की जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। तो एस वाली में 1971, 80 मतलब क्षेत्रफल में जनसंख्या का आधार क्या है? 2001। तो जनसंख्या का आधार पूछता है, ये भी पूछता है कब तक के लिए किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो सब पूछता है। तो ये हो गया। आ गया ये सवाल और देखते हैं। चलिए ये सवाल बताओ, यूपी PCS में पूछा था ये। यहाँ पर ये सवाल पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक राज्य की लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। सही बात है, सीट पूछ रहा है, ठीक है ना। सीट पूछ रहा है, परिसीमन क्षेत्र नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट आप क्या करेंगे? जो हाईलाइट है ये याद रखेंगे। सीट पूछ रहा है, सीट किया जाता है। तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो भैया मेरे हम बताए थे दो चीज़। ट्रिक क्या बताए थे? SC। एस मतलब सीट, पहले सीट फिर क्षेत्र। तो सीट को रोका गया है कब तक के लिए? तो 2026 तक के लिए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 84वां। कब के सीट जो फिक्स किया गया है किस जनसंख्या के आधार पे? तो 1971 वाला, ठीक है। तो आंसर 226 हो गया। लेकिन वही परिसीमन क्षेत्र पूछता तो 2001 की जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। तो सीट पूछा था तो हम बता दिए, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहा है भारत सरकार द्वारा प्रथम बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो हम बताए थे परिसीमन आयोग का टोटल 4 बार गठन हुआ है। सबसे पहली बार 1952, फिर 1963, 1973 और 2002, ठीक है। ऐसे भी सब डेट याद रखना है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 के बीच। परिसीमन आयोग तो 1952, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पे कुछ डेट है आपको और याद करवाते हैं कि 1950 में क्या क्या हुआ था, किसका स्थापना था। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को।
ठीक है ना। यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना हो गया था 26 जनवरी 1950 को। और भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 तक में। भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में ही हुआ था, स्वतंत्रता बाद आफ्टर फ्रीडम 1951 में ही हुआ था। 1952 में क्या क्या हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952, और उद्घाटन कब हुआ था? 13 मई 1952। पहला परिसीमन भी कब हुआ था? तो 1952। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। उद्घाटन या पहला सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952। तो उद्घाटन दोनों का हो रहा है, लोकसभा या राज्यसभा का 13 मई 1952, लेकिन लोकसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 और इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952, यानी कि राज्यसभा पहले गठन हुआ है। फिर यहाँ पे पूछेगा राज्य परिषद को पहली बार पहले राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था, तो वही राज्य परिषद को पहली बार राज्यसभा कब बोला गया था? 1954। तो याद रहेगा ये सब, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो हम बताए थे कि पहला आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 के बीच था, जिसमें पहला शुरुआत हुआ था 25 अक्टूबर 1951 को, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे पूछ रहा भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसी के याद में हर एक साल 25 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने की शुरुआत किए थे 2011 से। फिर पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो वो पहली बार जनगणना हुआ था, पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952। लोकसभा या राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में ही हुआ था, चुनाव होने के बाद। फिर से यहाँ पे बोल रहा है स्वतंत्र भारत का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो लोकसभा, तो लोकसभा का पहला कब हुआ था? तो 13 मई 1952। गठन या सत्र और उद्घाटन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चुनाव आयोग से संबंधित सुधार आयोग। देखो चुनाव में, अब यहाँ तक रहने देते हैं इसको।